किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है कृषि से संबंधित। आजकल जो नए लोग कृषि कर रहे हैं उनको कृषि पांचांग के बारे में बहुत कम पता होता है, और मैं आज आपको हर महीने की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या कार्य हमें करने होते हैं, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। हमारी फसलों की शुरुआत अगर हम कहें तो मई से शुरू हो जाती है। वो चाहे हमारी फसलें हों, चाहे पशुपालन हो, चाहे बागवानी हो, कुछ भी हो, जो कृषि से रिलेटेड कार्य हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी जो गेहूं की फसल कट जाती है या दूसरी धान की फसल कट जाती है, उसके बाद हमारी ज़मीन को खुला छोड़ दें। इससे जो ऊपर जर्म्स होते हैं वो गर्मी की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद ज़मीन को लेवल करें। लेवल करने से क्या होगा कि जो पानी हम सिंचाई करते हैं या बरसात का पानी है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हमारी ज़मीन जो है कहीं ऐसी क्षेत्र में जहाँ भराव है तो वहाँ हम तलाई बनाएं या प्लास्टिक का जल कुंड बनाएं। इससे हमारी जो आने वाली फसलों की जो समस्या है पानी की वो पूरी हो जाएगी। अगर हम कपास की कृषि करना चाहते हैं तो उसकी कई संकर किस्में हैं। वरा लक्ष्मी व शंकर फोर की बुआई जो है 2.5 किलो बीज की दर से हमें करनी चाहिए। धान की नर्सरी लगाने के लिए हमें खेत तैयार कर लेना चाहिए। नए जो है अगर हमें फूल के पौधे लगाने, जैसे हजारा लगाना है या गिलाडिया लगाना है, तो उसकी पोत तैयार करनी चाहिए। अगर हमें धान की आगे कृषि करनी है तो उसके लिए जो है अच्छी बढ़िया क्यारियाँ तैयार कर लेनी चाहिए। अगर हमारे बगीचे लगे हुए हैं तो उसमें हमें जो है उनकी निदाई कर लेनी चाहिए। अगर पौधे बड़े हैं तो फलदार तनों की जो है पुताई करनी चाहिए। उससे जैसे बोडा पेस्ट तैयार करना चाहिए। 1 किलो कॉपर सल्फेट 5 लीटर पानी में रात भर भिगोए रखें, और फिर उसके बाद 5 लीटर पानी में जो है उसमें चूना मिला लें। उसके तनों को अगर हम उस सॉल्यूशन से पोतते हैं तो इससे ये हो जाता है कि उन पे कीड़ा नहीं लगता, उन पे बीमारियां नहीं आती हैं। और जो भी हमने अगर मान लीजिए छोटे पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, तो उनको लू से बचाएं, पानी हमेशा देते रहें। और जो हमारे पशु हैं उनको भी हमें लू से बचाना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। या जो हमारी पशुपालन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो उनको जो है लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में खिलाते रहें। इससे वो जो है अच्छे तंदुरुस्त रहेंगे और उनकी जो पाचन शक्ति है वो भी बढ़ती रहेगी। इन सब कार्यों को हमें मई में करना है। अगर हमें ये कार्य मई में हम निपटा लेते हैं तो हमारी जो है कृषि कार्य अच्छा चलेगा। वरना हम मान लीजिए 15 दिन लेट हो गए तो उधर 15 दिन लेट हो जाना, उधर मौसम का जो परिवर्तन है हमारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि मई का काम मई में करें, जून के बाद जुलाई अगस्त का काम ऐसे करते रहें। सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ आपको कि मई में क्या क्या कार्य करने हैं। कि खेतों पे जो है लेवल करना है, उस पर आग नहीं लगानी है, जलकुंड बनाना है अगर बन सकता है तो, या जो है कोई नई संकर किस्म की फसलें अगर हमें लगानी है तो उसकी तैयारी करें, क्यारियाँ बना लें। और जो पौधे हैं उनको लू से बचाएं। अगर बड़े पेड़ हैं तो उनके तनों को जो है अपने पेस्ट उसके ऊपर, इंसेक्टिसाइड पेस्ट उसके ऊपर लगा दें। बकरा बकरियों को लू से बचाएं। और पौधे अगर बागवानी करना चाहते हैं तो उसको भी हमें धीरे धीरे सही करना है। इससे हमारी जो है मई का कार्य अगर हमने सही रूप में कर लिया तो ये मान लीजिए आपकी कृषि में जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाएगी। और जहाँ कहीं
आपको गोबर का खाद मिलता है या कहीं से रेवड़ी पड़ी हुई है, उसको आपके खेत में डलवा दें, वो जो है अच्छा आपको उत्पादन देगी। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये मई का वीडियो है और आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, अब हम जून की बात कर लेते हैं। जून के महीने में हमें क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले अगर हम सोयाबीन लगाना चाहते हैं तो उसकी कुछ किस्में आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें सबसे अच्छी जो किस्में हैं वो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जो हमें प्रेफर किए हैं वो मैं आप तक शेयर करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। JS 20 से 34, JS 20 से 29, JS 93 से 05, JS 95 से 60, JS 97 से 52, JS 395 यानी 395, प्रताप सोया 2 और राज सोया 24, प्रताप सोया 45, RKS 113 की बुआई करें। ये सोयाबीन की बहुत ही अच्छी किस्में हैं, जिससे हमारे खेत में जो उत्पादन क्षमता है, हमारी उत्पादन वृद्धि है, वो अच्छी होती है। मक्का की भी कई उन्नत किस्में हैं जिन्हें हमें लगाना है। मक्का की किस्मों में अरावली मक्का प्रथम, प्रताप मक्का 3, प्रताप मक्का 5, प्रताप शंकर मक्का प्रथम, प्रताप शंकर मक्का द्वितीय, PHEM द्वितीय व प्रताप HPQ M शंकर प्रथम की बुआई करें। ये प्रथम का मतलब पहला, प्रथम का मतलब पहला और द्वितीय। असंचित क्षेत्रों में जहाँ पे कहीं पानी नहीं होता तो उसमें हमें जो है शस्य फसलें सोयाबीन की, उड़द की 2:2 में मतलब 2:2 में बुआई करनी चाहिए। धान की नर्सरी लगाने में पलेवा करके और 1.0 से 1.5 मीटर की चौड़ाई वाली क्यारियाँ बना लें और चौड़ी क्यारियों में धान की बुआई जो है 20 से 30 जून तक कर लें। और पूसा सुगंधा जो है या आपकी पूसा 5 किस्मों का प्रयोग करें तथा 120 किलोग्राम नयत्र प्रति हेक्टेयर की दर से 3 बार में बोवें देवें। अमरूद के फलदार पौधों में खाद और उर्वरक का प्रयोग करते रहें। जैसे कई लोग जो हमारे किसान भाई हैं वो अमरूद के बाग लगा लेते हैं, और बाग लगा लेते हैं तो उसकी जो उसमें खाद वाद डालना है अभी डल सकता है, फिर उसका जो है। और मान लीजिए हम फूल गोभी, पत्ता गोभी में जो है नर्सरी उसकी तैयार कर लें। अगर हमें सब्जियों की कृषि करनी है तो फूल गोभी, पत्ता गोभी की जो है क्यारियाँ तैयार कर लें। और ग्रीष्म की जो आपकी फसलें हैं जैसे भिंडी है, लौकी है, टिंडा है, कद्दू है, करेला है, खीरा है, मूंगफली, गवार की फली है, चोला इत्यादि की उन्नत किस्मों की बुआई करें। आई बात समझ में? और अगर आप फलदार बगीचे लगाना चाहते हैं तो गड्ढों में खाद उर्वरक भरकर वर्षा होने के बाद ही उसका रोपण करें। और जो हमारे बकरा बकरी होते हैं, मई में हमने उनको लू से बचाया, अब जून में हम उन्हें जो उनके शरीर है उसके ऊपर एक बार हाथ फेर के देखें कहीं कीड़े वीड़े जो है, चिछड़े विछड़े जो है उसके लगे नहीं हो, या गल घोटू, मुंह पका, खुर पका रोग, लंगड़ा बुखार, अगर ऐसी चीज़ें नहीं भी हैं तो भी हम उनका वैक्सीनेशन करा लें, उनको टीके लगवा लें। और भेड़ के शरीर से ऊन कतरने के 21 दिन बाद दूसरे जो बाहर के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो बीमारियां हैं उससे बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल में उनको भिगोएं, मतलब उनको जो है टंकी में डाल डाल के बाहर निकालें। अगर ये सब कार्य हम करते हैं देखिए जून के महीने में, तो ये मान लीजिए हमारे बागवानी, आपके कृषि में जो है सोयाबीन की, धान की या सब्जी अगर हम लगाना चाहते हैं
तो उससे हमें एक अच्छी राहत मिलेगी। हम टाइम से अगर काम करेंगे तो देखिए, हर जगह अनुशासन का एक अपना और समय प्रबंधन का एक अपना महत्व होता है। अगर ये सब हम करते रहे तो निश्चित जून के काम हम पूरे निपटा लेंगे। और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये सब किस्में अगर हमारे दिमाग में हैं और किस तरीके से उनकी बुआई करनी है, और बीच बीच में अपने बच्चों को अगर ये वीडियो दिखाते हैं तो उनको भी समझ आएगी कि इस काम को हमें किस महीने में करना है, और उनको ध्यान रहेगा। और ध्यान नहीं भी रहता है तो दोबारा वीडियो चला के देख लें। और जो किसान भाई नए नए किसान बनना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनका क्या है, उनको भी कि मई में कौन कौन से काम आते हैं, जून में कौन कौन से काम आते हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा कि कौन कौन से काम किस किस महीने में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब हम जुलाई माह में हमें क्या क्या तैयारियां करनी हैं उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। कि सोयाबीन हम पहले जो है बोने की तैयारी कर चुके हैं और हमने बो भी दिए। कौन कौन सी किस्में हमें उसमें काम में लेनी थी ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब बात आती है जब फसल थोड़ी सी उगने लगती है तो खरपतवार भी साथ में आने लगता है। तो जब खरपतवार आएगा तो उसके नियंत्रण के लिए हमें कुछ दवाइयों के नाम पता होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस जो किसी कृषि विशेषज्ञ ने बताया तो बहुत ही अच्छा है, किसी ने ज़बरदस्ती बता दिया। अब आपकी ज़मीन में तो कुछ और चाहिए और आपने सलाह किसी और से ले ली। तो सोयाबीन फसल में संकरी और चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवार के नियंत्रण हेतु, जो चौड़ी पत्तियां वाले खरपतवार होते हैं उनको नियंत्रण या उसका अंकुरण रोकने के लिए पेंडिमिथेलिन 30 ईसी, इमेजा थायर 2 ईसी और 960 ग्राम सक्रिय तत्व जो हैं, और सल्फेट्रोजोन, क्लोमेजोन 58% घुलनशील चूर्ण तथा 725 ग्राम सक्रिय तत्व। व्यावसायिक दर जो है 1250 मिली पर हेक्टेयर, और 500 लीटर पानी में अगर हम घोलकर छिड़काव करेंगे तो ये मान लीजिए हमारी जो खरपतवार है जो हमारी फसल के बीच में हो रही है वो ठीक हो जाएगी। अब बात आती है सोयाबीन की खड़ी फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए सोडियम एसिफ्लोरोफेन 16.5% और क्लोडिनाफाइड जो है उसका प्रोपाजोल 8% और 225 ग्राम सक्रिय तत्व या प्रोपेक्यूजाफाइड 2.5 और इमेजाथायर 3.75% EME घोलकर प्रति हेक्टेयर दर से बुआई के 10-25 दिन बाद 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करें तो हमारी फसल अच्छी होगी। हम देखते हैं कि मक्का की फसल में भी ऐसा कुछ होता है खरपतवार। उसके नियंत्रण के लिए अलग से जो है एस्ट्राजिन 50 WP 500 ग्राम सक्रिय तत्व को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव करते हैं तो निश्चित हमारे जो खरपतवार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब बात आती है उड़द की अच्छी किस्मों की। तो प्रताप उड़द 1, मुकंदरा उड़द 2, पंत U 31, पंत U 19 व KU 96-3 की बुआई करें। ये उड़द की अच्छी किस्में हैं। इसमें जो है उत्पादन अच्छा होता है और इसमें जो है नए नए रोग नहीं होते। आगे देखिए, जब कम या अधिक वर्षा की स्थिति, उड़द मूंग की चौड़ी मेड़ और जो है साइड में अपन लगाते हैं, बुआई करें, उससे 3-3 पंक्तियों में बुआई करते हैं तो उससे क्या है, जो जितने भी चीज़ें हम अपनी फसलों में डालेंगे वैसा का वैसा ही उधर हो जाएगा क्या, ताकि उनको भी जो है पोषक तत्व
प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि उड़द की अगर उसमें खरपतवार आ जाएं तो थायर 10% SL 55 ग्राम सक्रिय को 500 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 15-20 दिन बाद जो है ज़मीन में नमी देख लें कि नमी होनी चाहिए। नमी नहीं होगी तो वो जो हमारा खरपतवार के लिए हमने जो स्प्रे किया है वो उड़ जाएगा, इसलिए थोड़ी सी ज़मीन में नमी होनी चाहिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी की जो किस्में हैं कि पौधे खेत में उस समय रोपण कर दें आप। मान लो फूल गोभी, पत्ता गोभी अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसका रोपण जो है जुलाई में कर दें। और संतरे के जो पौधे हैं या प्याज की जो अगर हम फसल करना चाहते हैं तो उसमें एग्रीनोफाइड डार्क रेड जो है उन्नत किस्म है और N53 का रोपण करें। संतरे की मृग बहार की फसल लेने हेतु नत्रजन, फॉस्फेट, फोरस व पोटाश उर्वरक का प्रयोग करें। इससे क्या है, हमारी जो खरपतवार है या उसमें कोई बीमारी है तो वो हट जाएगी। अब बात आती है नींबू की फसल की। तो नींबू की फसल तो खैर आती तो देर से है, लेकिन फिर भी हमें जो है उसमें एक रोग आ जाता है, उसको कैंकर रोग कहते हैं। वो तेज़ी से फैलता है उसमें। उसकी रोकथाम के लिए जो है अगर आपको दिखता है कि पत्ती में या टहनी में तो उसको काट कर अलग कर दें ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाए। और जो अपने जानवर हैं जिनको हम पालते हैं उन्हें कीचड़ से और गारे से बचाने की कोशिश करें, इससे वो जो है बीमार नहीं होंगे। और इस समय में ज़्यादा क्या ये जो बकरा बकरी या जो भी है जानवर वो बच्चे देते हैं, तो बच्चे देते हैं तो उनके बच्चों को जो है बछड़ियों को जो है उसका दूध ज़रूर पिलाएं। 2-2 घंटे के अंदर उसको जो है उसकी माँ का दूध ज़रूर पिलाएं। इससे क्या होगा, इससे ये है कि उसमें जो खीस का जो दूध है वो उसकी तंदुरुस्ती के लिए अच्छा होगा। और ये सब जो दवाइयाँ हमने आपको बताई हैं इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित हमारी जो आने वाली फसल है वो अच्छी होगी। जितने भी खरपतवार के मैंने नाम बताए हैं या जिनको आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो एक बार कृषि वैज्ञानिक की सलाह लेना आपको बहुत ज़रूरी है। ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। ठीक है। अगर आप उनकी सलाह लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए हमारा शेड ख़राब है, उसमें से पानी टपक रहा है, तो वो कृषि वैज्ञानिक या हम कोई देखेगा तो भैया इसको ठीक करा। साफ़ सफाई रहेगी, फसलों में भी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, जानवरों में भी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, और अगर हम बाग बगीचा भी लगाते हैं तो उनमें भी साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। और साफ़ सफाई का मतलब ही खरपतवार को हटाना, बीमारियों को हटाना। इससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और मेरा ऐसा विचार है कि आप लोग समझ ही गए होंगे, नहीं? चलिए अगली जो किस्त है वो हम आपको अगस्त की बताते हैं। ठीक है। देखिए किसान भाइयों, जहाँ तक अगस्त की बात है तो मूंगफली की फसल हम सबको पसंद है, नहीं? तो सबसे पहले तो जो खरपतवार है जिसको हमने हटाया करा है, जो केमिकल हमारे पास बच गया है, उसको पूरा पैक करके थैलियों में पैक करके बढ़िया डब्बे वब्बे में रख के एक तरफ एकदम ऐसी जगह जहाँ बच्चों के छूने की जगह ना हो या जानवर जो है उसको मुंह ना लगाएं, ऐसी जगह रखना है। ऐसे नहीं कहीं पे भी मान लीजिए वो निखर गया है या इधर उधर पड़ गया, उससे जानवरों ने चाट लिया है, बच्चों ने उसके हाथ लगा लिए, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है मतलब। तो हम अगस्त के महीने की बात करते हैं, वापस से अपने विषय पर आते हैं। मूंगफली की किस्म में पेग बनाने से पूर्व निराई और गुड़ाई एवं झुमका किस्मों के पौधे की जड़ों पर मिट्टी चढ़ावें। मतलब आपने देखा होगा कि जो मूंगफली होती है उसमें जो जड़ें होती हैं वो गोल 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 बनती है। वैसे राइजोसोम की वजह से बनती है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। और धान की फसल में नत्रजन की शेष आधी अवधि खेत में पानी निकालने के बाद दें।
बासमती धान की सीधी बुआई में 1/3 यानी 40 किलोग्राम हेक्टेयर कल्ले निकालने की अवस्था पर देवें। कपास की फसल में नत्रजन की शेष आधी मात्रा देसी किस्म की 25 किलोग्राम हेक्टेयर व संकर किस्म की 50 किलोग्राम हेक्टेयर फूलों की कलियां बनते समय देवें। अब देखो, फूलों की कलियां बनते समय देने का मतलब ये है कि अब आपको मालूम ही है कि उसमें थोड़े थोड़े से बाहर फूल की कलियां निकलने लगती है। मक्का में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 3% कण 5 से 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पौधे के पोटों पे डालें। पोटों पे डालने का मतलब नीचे की तरफ जो पार्ट है उस पर डालें। और सोयाबीन की फसल में फली बनने की शुरुआत पर DAP 2% घोल का छिड़काव करें। छिड़काव करने से क्या होगा कि जो फूल उसमें छोटे छोटे फूल आए हैं या थोड़े से बर्ड्स आए हैं वो गिरेंगे नहीं, तो इसलिए हम उसका और DAP का खाद डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है अपनी फसल और अच्छी होगी, उसको उर्वरक मिल रहा है। फिर बात करते हैं समेकित कीटनाशी जीव प्रबंधन के लिए किसान मित्र कीट जैसे ट्राइक्रोमा ग्राम और क्राई सोपरला और कॉक्सीनेला का उपयोग करें। ये तीनों जो है ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे वो फसल की अच्छी पैदावार होती है, उससे जो है उसको एक न्यूट्रिशन भी मिलता है, साथ में बीमारियाँ नहीं होती। और तीसरी चीज़, वो सब चीज़ें इसलिए हैं कि ताकि पौधा जो है स्वस्थ रहे। खरीफ यहाँ हम फली छेदक हैप्पी कोरवापी और तंबाकू लेट्स के प्रबंधन के लिए NPVC तथा व्याधियों के नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशी ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। खरीफ की फसलों के जस्ते की कमी होने पर जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम प्लस भुजा हुआ चूना मतलब क्या, पहले से गला हुआ चूना, उसका उपयोग करें और 2.5 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अब ये जो मैंने दवाइयाँ बताई है उसमें चूना है आपका, है ना, और 1000 लीटर पानी है और जो है जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और भुजा, इन सबको मिला के जो घोल बनता है उसका छिड़काव करें तो जाहिर सी बात है हमारी खरीफ की फसलों में जस्ते की जो कमी आती है उसको वो पूरा कर लेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि अरहर की फसल फली छेदक और मरुका कीट के प्रारंभिक प्रकोप पर क्लोरएंट्रा निफिलाप्रोल 18.5 EC का 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर NAA का 40 PP घोल का छिड़काव शुरू होने पर तथा 15 दिन के उपरांत एंडोसाकार्ब 15.8 EC का 375 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं अरहर की दाल पे। तो देखिए ये छिड़काव क्यों हो रहा है आपको पता है। भिंडी की फसल में मोजेक रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो डाइफेंथ्यूरान 50 WP 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी पर एसिटामिप्राइड 20 SP 2.2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर 4 छिड़काव करें। इससे छिड़काव करने से फिर वही बात आती है कि आखिर छिड़काव किया क्यों जा रहा है। हर फसल पे छिड़काव का मतलब है उन्हें रोगों से बचाया जा रहा है। भिंडी जो है इससे बच जाती है। अब बात आती है कि नए बाग लगाने हेतु फलदार पौधों का रोपण कर दिया जाए। इस महीने में क्योंकि बरसात रहती है तो नए पौधों का रोपण भी किया जा सकता है। संतरे की फलों को गिरने से रोकने हेतु, क्योंकि फल आ गया, अब आंधी है, तूफान है या कोई सी भी चीज़ है वो तो गिराएगी, लेकिन अगर ज़बरदस्ती गिर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए हमें 2,4-D
उद्यानी ग्रेड की 10 मिलीग्राम प्रति लीटर घोल के हिसाब से छिड़काव उसके ऊपर कर सकते हैं। नींबू वर्गीय फलों में पत्तियां खाने वाली इल्ली आ जाती है नींबू की पत्तियों पे, तो उसका नियंत्रण करने हेतु डाईमिथोएट 1.5 मिली या क्यूनाफ्लास 25 EC और 1.5 मिली या क्लोरोफॉस्फेट 3.0 मिली और या कार्बोक्सिल 2.5 ग्राम मिलीलीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इससे ये होगा कि वो जो नींबू की पत्तियां जो इल्लियाँ लगी हुई है वो उससे हट जाएंगी और आपके उत्पादन में वृद्धि होगी। फूल गोभी पत्ता गोभी की मध्यम किस्मों की नर्सरी तैयार कर लें। मुंह पका खुरपा रोग, गल घोटू गप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके जो है नहीं लगवाए हों तो कृपया उनको भी लगवा लें। जानवरों के ये टीके लगते हैं, इससे जो बीमारियां हैं उसमें गल घोटू वाली या मुंह पका वाली, तो इससे भी क्या होगा, जानवर जो है हमारा स्वस्थ रहेगा। अगर दूध का उत्पादन कर रहा है तो वो भी अच्छा हो पाएगा। और भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक व फड़किया रोग होने की संभावना रहती है, अतः इन रोगों से बचाने के लिए इनके ऊपर टीके लगवाए जाएं। ठीक है, अगर टीके लगवाएंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो किसान भाइयों, आपने अगस्त की बातें सुन ली और इसमें ज़्यादातर फसलों में जो है निंदाई गुड़ाई या जो दूसरी बागवानी फसलें हैं या तो उनमें छिड़काव की आवश्यकता रहती है। बिना निंदाई गुड़ाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगस्त माह की ये सब चीज़ें आपको अगर याद रहेंगी, और वैसे याद रहती भी हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। देखिए किसान भाइयों, अब आज हम जो है सितंबर के माह में जो कार्य हमारी कृषि के होते हैं, ये मैं आपसे जो है साझा करना चाहता हूँ, आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले ज़मीन को तैयार कर लिया, अपने पेड़ पौधों का ध्यान रख लिया, उस पर छिड़काव कर दिया खरपतवार की वजह से। और आज हम खड़ी फसलों में जो छोटी मोटी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे खरीफ की खड़ी फसल में लगातार वर्षा होने के कारण पीलापन जो है की समस्या आ जाती है, तो आप फेरस सल्फेट यानी हरा कसीस का 0.5% घोल का छिड़काव करें। और सोयाबीन में हर्द कुंडल इल्ली गर्डल बीटल ये जो समस्याएं आती है उसमें मेलाथियान 5% चूर्ण व क्यूनोलर 1.5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें मतलब छिड़क दें। धान के तने में छेदक या पत्ती लपेट की कीट नियंत्रण हेतु फेफेनोफास एक केमिकल आता है 1 लीटर पानी में, तथा केवल पत्ती लेपटक हेतु एसीफेट 75 WPSP 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर धान की कृषि पे इसका छिड़काव करेंगे तो ये मान लीजिए, लेकिन छिड़काव के टाइम हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो व्यक्ति छिड़काव कर रहा है उसको इन सब केमिकल्स के नाम पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप बार बार वीडियो देख के देख सकते हैं, और उसको बड़ी सावधानी से PPE किट पहनकर अपना स्प्रे मशीन लेकर हवा के रुख की तरफ विपरीत दिशा में अगर करेंगे तो देखिए उससे आदमी के अंदर सांस के थ्रू वो जाता रहेगा, इससे उसकी जो है तबीयत भी ख़राब हो सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि जो है जब हवा ना चल रही हो तब हम छिड़काव करें, चाहे वो धान की कृषि हो चाहे आपकी सोयाबीन की फसल हो। प्रतिकूल मौसम में ज्वार मक्का बाजरा फसलों के सिट्टे जो है आते समय
सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, मूंगफली बनते समय सिंचाई अवश्य करें। देखिए जैसे ही उसमें थोड़े थोड़े दाने आते हैं तो उसमें पानी डालने से क्या फ़ायदा होता है, उसका दाना फूलता है। अगर फूला हुआ दाना है तो फिर अच्छा रहेगा। असिंचित क्षेत्रों में रबी की फसलों की बुआई सुनिश्चित करने हेतु वर्षा बंद होने पर बखर चलाकर नमी संरक्षण करें। देखिए अब कई लोगों की जो ज़मीनें हैं वहाँ पे ना नहर की सुविधा है, ना ट्यूबवेल की सुविधा है, ना किसी कुएँ की सुविधा है। तो ऐसे ज़मीन वाले इस महीने में, मतलब सितंबर माह के महीने में जो है वो उसको तैयार कर लें। सोयाबीन की फसल में फूल झड़ने की समस्या हो तो फूल आते समय विपुल सोया ब्लास्टर 250 ग्राम मिलीग्राम और ब्रेसिनोस्टेरॉइड 0.5 ग्राम प्लस साइटोकाइनिन 2.5 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-15 दिन के अंतर पर प्रति हेक्टेयर की दर से 2 छिड़काव करें। कहने का मतलब ये है कि इन केमिकल्स को लेके आप इसका घोल बनाएं 500 लीटर की टंकी में, और उसको जो है अपनी फसलों पर 10-10, 15-15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव अगर करेंगे तो ये जो फूल झड़ने की समस्या है वो नहीं आएगी। टमाटर, मिर्ची, बैंगन की शीतकालीन फसल की नर्सरी लगावें। अब देखिए मान लीजिए हमारे कई किसान भाई जो हैं वो सब्जियों की कृषि करना चाहते हैं या खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो छोटी छोटी पौध तैयार करें, मतलब क्यारी बना लें, उसमें बीज डाल दें, उससे पौध तैयार हो जाएगी। सोयाबीन की, टमाटर की हमने बात कर ली। हजारा और गुलदावरी की नर्सरियाँ तैयार कर लें, क्योंकि जैसे ही बरसात अभी होएगी तो वो पौधे उग जाएंगे और फिर धीरे धीरे उनमें जो है अच्छी ग्रोथ होगी। अमरूद फलदार बगीचे में नत्रजन उर्वरक का उपयोग करें। देखिए अब हमारे जो है अमरूद के जो बगीचे हैं उनकी गुड़ाई उड़ाई कर लें, उनमें खाद वाद डाल दें। और संतरे की में माइट के नियंत्रण के लिए माह में के आखिरी सप्ताह में 2 मिलीलीटर डाइक्लोफाल अथवा 3 ग्राम गंधक प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। उसका जो है छिड़काव कर दें, इससे जो है उसमें बीमारियां नहीं आएगी। गाय के मध हीट में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर ज्ञाविन करवाने का उचित समय बहुत बढ़िया है। मतलब अभी जो मौसम है वो ज्ञाविन करवाने का, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है वो करवाने का अच्छा समय है। हरे चारे से साइलेज बनाए हुए हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं। पूरा हरा चारा भी नहीं खिलाएं और ज़्यादा सूखा चारा भी नहीं खिलाएं, एकदम दोनों मिला के खिलाएं, थोड़ा जौ खिला दें। बरसिम व झिरका की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू कर सकते हैं। अब जो चारा हमें उगाना है पशु पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, तो उसकी बुआई जो है इसके सितंबर के अंतिम सप्ताह में ज़रूर कर दें। उससे आपको जो है एक अच्छा समय मिल जाएगा और बढ़िया उसका उत्पादन हो पाएगा। देखिए कुछ लोग मुर्गी पालन भी करते हैं, कुछ मछली पालन भी करते हैं, कुछ जो है बतख पालन भी करते हैं। इन सब की भी देखभाल बहुत ज़रूरी है। वाइट लेग हॉर्न हुआ या आपका कड़कनाथ हुआ या देसी मुर्गियां भी, तो इन दिनों जो है हमें उनको थोड़ा सा बचा के रखना है। और एक आध बार अगर डॉक्टर साहब से बात कर ली जाए, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनसे, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि भाई चलो मैक्सिमम हमारे पास सुविधाएं रहे और थोड़ी बहुत दवाइयाँ उनको बीच बीच में देते रहें। उनकी जो है चोंच उसको जो है रब करते रहें और उनको कैल्शियम और उसका जो दाना आता है उसको खिलाते रहें। तो देखिए निश्चित हमारी जो फसल है, ये जानवर भी हमारी फसल है, और इनका स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा हम अगर इधर ध्यान दें तो पौधे और इंसानों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उनमें भी जब वो मायूस होते हैं या थोड़ा सा बदलते हैं तो हमें पता लगता है। जो लोग किसान हैं उनको अगर जानवर मुंह लटका के बैठा है, या पोटी जो है सही गोबर सही नहीं कर रहा है, या मींगनियाँ सही नहीं कर रहा है, या उदास बैठा हुआ है, नाक निकल रही है उसकी, राल टपक रही है,
बुखार सा आ रहा है, बॉडी गर्म हो रही है, तो देखिए हम ये सब देख लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज़ कराना चाहूँगा कुछ। फेरस सल्फेट जो है हम सोयाबीन की फसल पर डालते हैं, और अगर मान लीजिए उसमें इल्ली लगी है तो मेलाथियान 5% प्रति चूर्ण और क्यूनोल फास 1.5 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव करते हैं। और अगर धान की बात आई है तो एक बार फिर सुन लें, 1 लीटर तथा केवल पत्ती लपेट हेतु एसी फेट 75 WSP 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम छिड़काव करते हैं तो ये सब हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली चर्चा के लिए जो है हम सितंबर के बाद अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर माह में हमें क्या क्या करना है एक बार फिर बताएंगे, है ना। देखिए किसान भाइयों, अभी मैंने आपको बताया कि अक्टूबर माह में हमें बहुत तैयारियां करनी होती है। ये ऐसा समय होता है जब बरसात ख़त्म हो चुकी होती है और सर्दियां शुरू हो जाती हैं। तो चने की उन्नत किस्मों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर देसी की बात करें तो GNG 1958, CSJ 515, प्रताप 1, GNG 400, 469, RSG 888, ICCV 10 तथा काबुली काग 2 की बुआई कर सकते हैं। ये चने की बहुत ही अच्छी किस्में हैं। इनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार में सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप बस केवल नाम लेके उनका बता सकते हैं। काबुली चना भी अगर आपको उगाना है तो इसकी किस्में अच्छी। चने की फसली में जड़ गलन, उखटा रोग और नियंत्रण हेतु, मतलब क्या होता है कि जब चने की फसल होती है, विशेष ये आपको वीडियो है जिसमें चने के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे कि जब भी उसमें जड़ों में एक तरह की बीमारी हो जाती है जिसको गलन उखाड़ रोग कहते हैं, उखटा रोग, तो उसमें कार्बनडिज़म 50 WP 0.75 ग्राम प्लस थायरम 1.0 ग्राम तथा काला रोट हेतु उसको जो है अगर उसका छिड़काव करते हैं, हम उसका उपचार करते हैं, मतलब नीचे जहाँ बुआई हो रही है वहाँ पे डालते हैं, तो इससे ये वाला रोग हट जाता है। फसल में 20 ग्राम नत्रजन, 40 ग्राम फास्फोरस, 45 ग्राम पोटाश तथा 5 किलोग्राम, ये सब किलोग्राम है, लोह यानी 20 किलोग्राम फेरस सल्फेट और 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम उसमें उसकी उर्वरता क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेतु प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें डाल दें। मैं चना फसल के खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण में क्या हमें करना चाहिए, ये भी प्रश्न हमारे पास आया है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पेंडिमिथेलिन 30 EC 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर व्यावसायिक दर से 3.53 लीटर है तथा पेंडामिथेलिन 38.7 CM 1.0 किलोग्राम सक्रिय तत्व हेक्टेयर व्यावसायिक दर 2.6 लीटर तथा 500 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव अगर हम चने की फसल पर करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन देखिए ये तो बात रही चने की। कुछ हमारे किसान भाइयों ने हमारे पास प्रश्न भेजे थे कि सरसों की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सरसों की उन्नत किस्में NRC HB 101, DRM RIJ 31, गिरिराज NRCDR CDR2, बायो 902, वसुंधरा, अरावली, लक्ष्मी, माया, जगन्नाथ, RGN 73, स्वर्ण ज्योति एवं आशीर्वाद की बुवाई हम कर सकते हैं।
देखिए ये सब चीज़ें भी मैंने जो है आपके कृषि विज्ञान केंद्र से सीखी है, उनकी जो नोट्स की चीज़ें हैं उनसे हम, और आप तक पहुंचाना हमारा ये मकसद है कि आप जो है इनको देखकर थोड़ा सा आइडिया लगा लें। ये तो हमारी जो है उन्नत किस्में हैं सरसों की। अब बात आती है सरसों में सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोफ्रिड 48 FS 6 मिलीलीटर या थर्मोमिथॉक्सिन 30 MF 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई किए जा सकती है। देखिए जिन केमिकल्स का मैंने नाम बताया आपको एक बार फिर सुन लीजिए। सिंचाई जो सरसों की सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोफ्रिड 48 MF FS 6 मिलीलीटर या थर्मोमिथाइलएक्साइन 30 FS 5 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज का उपचार हम इनको केमिकल में जो है अगर उसमें डालेंगे तो उससे जो बीज निकाल के बाहर आएगा वो अच्छा आएगा। सिंचित सरसों हेतु 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम सल्फर, 375 ग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर का उपयोग अगर हम करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपकी ज़मीन का टेस्ट, उसका प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रोफाइल के आप जो मैं कहता जा रहा हूँ वैसा करते जाएंगे तो भी अच्छा नहीं है कि भाई इतना कहा था, इतना कहा था। नहीं, आपको अपनी ज़मीन का टेस्ट कराना है, उसके अनुसार ही ये सारी चीज़ें, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको वो कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी ज़मीन में तो पानी भरा हुआ है, फिर आप कैसे केमिकल्स का यूज़ करेंगे, वो तो बह जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि सिंचित क्षेत्र में मैंने बता ही दिया है। सरसों में आरा मक्खी पेंटेड बग के नियंत्रण के लिए क्लूनोलफास 1.5% और मेलाथियान 5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकेंगे और 5 से 7 दिन की अवस्था को पार जब कर ले पौधा तब करना चाहिए। अब आती है मसूर की दाल जो है, मसूर की उन्नत किस्मों के बारे में हम बता दें आपको। DPL 62, IPL 81, JL 3, PI IPL 316, कोटा मसूर 1 व कोटा मसूर 2 की बुआई करें तथा सिफारिशान अनुसार उर्वरक 20:40:20:20:5 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, गंधक, जिंक प्रति हेक्टेयर एवं 1 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेनेट प्लस राइजोबियम प्लस PSB ये सब तथा PSB के बाद PGPR कल्चर 6 किलोग्राम प्रति बीज का उपचार हम इन केमिकल्स में मिला के कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी नींबू वर्गीय फल पौधों में चूसक कीटों का नियंत्रण जो है अगर हमें करना है। क्या होता है कि जो नींबू की फसल होती है उसमें एक कीड़ा लग जाता है, कीड़ा ही कहते हैं अपनी भाषा में, लग जाता है उसमें, और उसको हटाने के लिए तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल कर उसके ऊपर छिड़काव करें। इससे वो पौधा जो सही रहेगा, वरना अगर उसमें कीड़ा लग गया तो फसल जो हमारा उत्पादन है वो भी कम हो जाएगा, पौधा भी मुरझा जाएगा, और एक बार ये कीड़ा लग जाने से पूरा पौधा जो है लगभग नष्ट के कगार पे आ जाता है। तो इस बारे में हम देखेंगे। अब बात आती है लहसुन की कौन कौन सी फसलें, मतलब कौन कौन से बीज जो उन्नत किस्म के बीज हैं उसके बारे में मैं बता दूं आपको। G282 यमुना सफ़ेद 2, G323 किस्मों को 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज का, मतलब 1 किलो लेके
और उसमें बीज में उसका बीजोपचार करें। और फिर मटर की उन्नत किस्में आज़ाद P123GS 10 की बुआई करना हमारे लिए लाभदायक होगा। हमारे कुछ किसान भाइयों ने हमसे पूछा था कि जो है मटर की उन्नत किस्में, अभी मैंने आपको बताया आज़ाद P123GS 10 की बुआई करें। रबी प्याज की किस्म एग्री फाउंड्री लाइट रेट की नर्सरी, अगर हमें प्याज की फसल लगानी है तो ये जो मैंने आपको इसकी उन्नत किस्म बताई है उसकी नर्सरी तैयार कर लें। गुलाब के अगर पौधे लगाने हैं आपको तो डालों की कटिंग कर लें, जो पौधे उगे हुए हैं उनसे कटिंग करके डालें, एक एक दो दो उधर लगा लें। ग्लेडियोस फूल के बल्बों की बुआई करें। देखिए सबसे जो फूल हैं उनकी बुआई आसान होती है। एक बार आपने ज़मीन को खोद के उसमें बीज डाल दिए तो बस केवल पानी देने की ज़रूरत होती है और ये देखने की ज़रूरत होती है कि आखिर इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब चलते हैं हम संतरे के पौधों में अगर कीटग्रस्त है तो उनको जो है कोई इकट्ठा कर गड्ढे में दबा दें। और इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी के बचाव के लिए उनका प्रबंधन करें। ऐसा नहीं कि जो टीन शेड पहले से लगा हुआ खुला हुआ है तो अब उसमें जो है हमारे जानवर रह जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जानवर वहाँ रह रहे हैं तो उसके करने के लिए सबसे अच्छा है कि चारों तरफ जो है टाट, डबल टाट, सिंगल टाट नहीं डबल टाट जो है उसके चारों तरफ लगा दें। और जो परजीवी कृमिनाशक घोल दवा जो है दे, समय समय पर बारी बारी से उनका उपयोग करते रहें और सफाई का ध्यान रखें। आजकल जो हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे जो पालतू जानवर है, जो हमारी अच्छी तगड़ी फसल है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये सब चीज़ें इसलिए करना ज़रूरी है ताकि आसानी से तरह तरह की चीज़ें जब हम करते हैं तो पूरे साल हमारी कृषि हमें उत्पादन देती रहती है। ये नहीं कि हम 2 ही फसलें करके चुपचाप बैठ जाएं। घर मेड़ अगर आपको सही करनी है तो वो कर लीजिए, अपने ट्रैक्टर सही कराने तो करा लीजिए। एंड टाइम पे पता नहीं कब बरसात हो जाए, कभी कब गर्मी पड़ जाए, कभी फसल कटाने के लिए मजदूर ना मिले, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि बस जो हुआ सो हुआ, हो जाएगा सब, अरे भगवान तो सब कर देगा, लेकिन हमें भी तो उसने ऊपर जो है ये दिमाग दे के भेजा है, उसको तो करना है, नहीं करना। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा जो कृषि उत्पादन है वो अच्छा रहेगा। तो अगले माह की जब हम तैयारी करेंगे तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगला माह हमारा जो है नवंबर है और नवंबर में हमें क्या क्या तैयारियां करनी है ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बात आपको अगर नहीं समझ में आती है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, किसी उन्नत किस्म का बीज जो आपको चाहिए वो समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के सीधा मेरे पास भेज सकते हैं। मैं आपको उसका जो है PDF आपको भेज दूंगा कि ये किस्में हैं और उत्पादन में ये अच्छा होता है, ठीक है। ये मैं अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ, कृषि जो मैंने सीखी है उसके अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए किसान भाइयों, अब हम नवंबर की बात करते हैं कि नवंबर में हमें क्या क्या चीज़ें जो है करनी है। गेहूं की सामान्य सिंचाई बुआई हेतु उन्नत किस्म की राज 4037, राज 4079, 4120, राज 4238, राज 3077, GW 190 और HI 8498, काठिया HI 8713 की बुआई 15 नवंबर से प्रारंभ कर दें। बुआई के समय अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, इतनी सारी जो गेहूं की उन्नत किस्में हैं
जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा वो उन्नत किस्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक बार फिर सुन लीजिए। गेहूं की जो उन्नत किस्में हैं वो है राज 4037, राज 4089, राज 4120, राज 4238, राज 4003, राज 3077, GW 190 तथा HI 8498, काठिया HI 8713 की बुआई 15 नवंबर से पहले हमें कर देनी है। जो कि भी कुछ अच्छी उन्नत किस्में, जो तो आपको मालूम ही है बहुत महंगा बिकता है, तो जो कि भी हम फसल कर सकते हैं उसकी उन्नत किस्में जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा। RD 2052, RD 2035, RD 2503, RD 2715, RD 2668 और RD 2552, ये जो कि बहुत अच्छी उन्नत किस्में हैं और हमें नवंबर के ही उसमें महीने के प्रथम सप्ताह में ही जो कि बुआई कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि, और जो भी हम बीज खरीदें एक बार उसकी सील सिक्के ज़रूर देख लें कि कहीं पुराना तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, कहीं बेकार ही हो रहा हो, ऊपर ऊपर से सही हो अंदर से ख़राब हो। तो देखिए कीट का कोई भरोसा नहीं है। आप देखें, अपने हाथ में लेके देखें किसी भी बीज को। धनिए की अगर बुआई करनी है और उसकी उन्नत किस्में हमें लानी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि CH6, RCR 436, RCR 480, RCR 684 व प्रताप राज धनिया 1 की बुआई कर सकते हैं। अब धनिए की बुआई में भी एक बार आप अपना जो है हाथ में लेके चेक कर लें। ये नहीं कि कोई सा भी कट्टा उठा लिया, एक बार देख लें कि हाँ भाई ये कट्टा जो हम ले जा रहे हैं वो जिसका हमने कहा है वही है। उस पर लिखा हुआ होता है कि भाई ये जो है कौन सी धनिए का या कौन से जौ का या कौन से गेहूं का अच्छी किस्म का जो है हाइब्रिड है। अब धनिए में लौंगिया रोग के बचाव हेतु 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हेक्साकोनाजोल 5 EC और प्रोपिकोनाजोल 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसका बीज उपचार करना है। देखिए मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बिना बीज का उपचार करे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम बुआई तो कर देते हैं, फिर पड़ोस वाले खेत की तो अच्छी जो है फसल होती है और हमारे में जो है फसल छितरी बितरी होने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि बीजों का बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि सिंचित धनिए हेतु 50 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देवें। इससे जो हम उड़ाई करते हैं उसको इस प्रकार से करें। बरानी खेती में अलसी की उन्नत किस्में कोटा बरानी अलसी 3 व कोटा बरानी अलसी 4 की बुआई 1 से 15 नवंबर के बीच कर दें। अगर हम अलसी उगाना चाहते हैं तो बरानी खेती में अलसी की उन्नत किस्म जो मैंने बताई आपको, कोटा बरानी अलसी 3, कोटा बारानी अलसी 4 और बुआई में जो समय है वो 1 से 15 नवंबर के बीच कर दें। सिंचित अलसी हेतु 50 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटाश, 60 किलोग्राम गंधक, 375 किलोग्राम जिप्सम जो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें उड़ाई करें। जिंक की कमी वाली मृदा में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर भी डाल दें। मान लीजिए हमने अपना सॉइल कार्ड बना रखा है, उसमें जो है जिप्सम की कमी है, तो ये काम हम कर सकते हैं। अब बात आती है मक्खन घास के हरे चारे हेतु 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की दर से हम बुआई कर सकते हैं। मान लीजिए हम चारा करना चाहते हैं हमारे जो है खेत पर, तो मक्खन घास आपको पता ही है कि आती है, और उसको 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज आप उसमें डाल दें
तो चारा अच्छा होगा। संतरे में अम्बे बहार के फल की तुड़ाई के पश्चात पेड़ों में सूखी और रोगग्रस्त टहनियाँ काट कर नष्ट कर दें और पेड़ों में कार्बनडिज़म 75 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी से मिलाकर उसका छिड़काव करें। अब देखिए संतरे उस समय जो है इसका छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। टहनियाँ जो ख़राब हैं उसको तोड़ भी लें। ऐसा नहीं कि भाई तोड़ ही नहीं रहे हैं, पेड़ों पे ध्यान ही है। पेड़ भी हमारे बच्चों की तरह ही हैं, जानवर भी हमारे बच्चों की तरह ही हैं। अगर हम उनकी देखभाल करेंगे तो वो आगे चल के हमें मुनाफा देंगे। रबी प्याज की फसल का खेत में रोपण कर देवें। अब नवंबर के माह में ही हमें करना क्या है, जो प्याज की हमारी फसल है उसको हमें उसका रोपण कर देना है। पशुओं को बिछावन सूखा होना चाहिए और तथा प्रतिदिन बदलें। अब हम क्या करते हैं कि नीचे कुट्टी उट्टी या घास वास बिछा देते हैं, तो उनका सूखा रहना बहुत ज़रूरी है। सर्दी में सूखा रहना बहुत ज़रूरी है, वरना उन्हें कई तरीके के रोग उसमें हो जाते हैं। और बरसीम व चिरका की बिजाई माह के मध्य में अवश्य पूरी कर लें। जैसे बरसीम वरसीम अपन उगाते हैं तो उसके लिए हमें करना क्या है, सीधा सीधा बीज की बुआई कर देनी है। 3 वर्ष में एक बार PPR का टीका भेड़ और बकरियों को अवश्य लगवाएं। मतलब इस महीने में क्या है, PPR का टीका लगता है। तो आप अपने कृषि वैज्ञानिक से पूछ लें या जो मवेशी डॉक्टर होते हैं उनसे पूछ लें कि PP का टीका जो है हमारे जानवरों को लगाना है। तो आप उनको वहाँ ले जाएं या उनको यहाँ बुलवा लें। टीके सभी जो हमारे जानवर हैं उनको लगवा लें। फिर उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो बोरियां हैं हमारी उनको एक बार धूप दे लें, और जो रेवड़ियाँ हैं उसको इकट्ठी कर लें, बाद में काम आएगी। और जो पानी के पंप सेट हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको ठीक कर लें। ये सब चीज़ें करने से अच्छा होगा कि हमारा जो पहले से पहले काम है अब उस समय हम संभालेंगे कि भाई जो है हमें पंप की ज़रूरत है या हमारे पास ट्यूब नहीं है या हमारे पास पाइप नहीं है, तो मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। ट्यूबवेल में पूरा पानी है कि नहीं है, सिंचाई के लिए पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, धूरे अच्छे खुदे हुए हैं कि नहीं खुदे हुए, ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो देखिए निश्चित हमारी फसल, हमारा एक बिजनेस है ये। अगर हम इस पे ध्यान देंगे, इसकी क्वालिटी पे ध्यान देंगे, मान लीजिए आप अपना बीज जो है बीज निगम में जमा कराते हैं तो वो बीज भी जो है अच्छा रहेगा, बीज के अच्छे पैसे मिलेंगे आपको। और पैसे का लेन देन, गेहूँ भी अगर अच्छे होंगे, धनिया अच्छा होगा, प्याज अच्छे होंगे, तो ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदे में ही रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि नवंबर की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। गेहूँ की उन्नत किस्में मैंने आपको बता दी हैं, फिर भी एक बार उन्नत किस्मों को बताने के लिए जो है राज 4037, राज 4089, 4120, 4238, 3077, GW 190, HI 8498 और HI 4700 इतना है तो हमें करना चाहिए। ठीक है।